तो मेरे प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 27 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के कुल 50 प्रश्नों को हम लेकर हाजिर हैं। मेरे प्यारे साथियों, जितने भी क्वेश्चंस हैं 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स क्वेश्चंस हैं। अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता 31 मई 2025 में भी मनाया गया। लेकिन इसके थीम पूछे जाते हैं। अगर थीम के बारे में बात करें तो अपील का पर्दाफाश, तंबाकू और निकोटिन उत्पादों पर उद्योग की रणनीति का पर्दाफाश। तो इसका अपील का पर्दाफाश मेन याद रखिएगा कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 का जो थीम रहा वो अपील का पर्दाफाश रहा, यानी तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर उद्योग की रणनीति का पर्दाफाश रहा। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको बहुत अच्छे से। मेरे प्यारे साथियों, आखिर इसका उद्देश्य क्या रहता है? तो देखिए, इसका उद्देश्य रहता है कि तंबाकू उद्योग की जो रणनीति होती है, जो कि भ्रामक प्रचार दे देते हैं और उसके कारण जो युवा हैं, वो युवा पीढ़ी उससे मतलब हो जाते हैं इंस्पायर्ड, और इंस्पायर्ड होके उस प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर देते हैं, उसको सेवन करना शुरू कर देते हैं। तो तंबाकू उद्योग की उन रणनीतियों को उजागर करना है इसका उद्देश्य, जिसने युवाओं को अपने उत्पाद की ओर क्या किया है, तो खींचने का काम किया है। और तंबाकू मुक्त पीढ़ी बनाने के उद्देश्य से मेरे प्यारे साथियों इस तरह के थीम और इस तरह के जो जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। और इसको चलवाता कौन है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेरे प्यारे साथियों द्वारा इसको चलाया जाता है। तो इतना याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट बनेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, देखिए एक क्वेश्चन आया था जिसके हमें जो है 100% एक्यूरेट जो है ऑप्शंस भी मिले थे। क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा कुलाइडी का उदाहरण नहीं है? नहीं है पूछा था, नहीं है। तो देखिए इसमें ऑप्शंस कोहरे थे, बादल था, वायु था, दूध था। तो इसमें से क्या हो जाते? कोहरे के उदाहरण, कुलाइडी का उदाहरण नहीं पूछा था। तो देखिए इसमें वायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायु हो जाएगा, जो कोलाइडी का उदाहरण नहीं है। आखिर आपके मन में चल रहा होगा कि सर आखिर कोलाइडी होता क्या है? तो देखिए कोलाइड जो मेरे प्यारे साथियों होता है, एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में समान रूप से क्या होते हैं? डिस्प्लेस्ड होते हैं, बिखरे होते हैं। लेकिन एक कण इतने छोटे होते हैं कि नीचे नहीं बैठते और प्रकाश को बिखेरे रहते हैं। और प्रकाश किस कारण से बिखरेगा? तो टिंडल प्रभाव के कारण। और जब इनसे होकर प्रकाश मेरे प्यारे साथियों गुजरता है तो दूध या धुंधला सा दिखाई देने लगता है। तो यही कोलाइड होता है। और कोलाइड के कुछ उदाहरण एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जैसे कि दूध हो गया, ये आपके कोलाइड के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। पेंट हो गया, जेली हो गया, फोम हो गया जिसमें साबुन का झाग, ये सब आपको याद रखना है। धुआं हो गया यानी फॉग, और बादल हो गया, ये सब कोलाइडी के उदाहरण है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, देखिए एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल और वस्तु का विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो तो किए गए कार्य की प्रकृति यानी नेचर कैसा होगा? तो देखिए नेचर धनात्मक होगा, मतलब दोनों एक ही दिशा में होगा तो जो भी होगा वो नेचर क्या होगा, काम की जो नेचर होगी वो धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी, इसको ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव होगी। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, देखिए एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक क्वेश्चन आया था, वर्ष 2025 में किस भारतीय पैरा तीरंदाजी को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो देखिए पद्मश्री से तो वैसे बहुत लोगों को सम्मानित किया गया है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों पैरा तीरंदाजी के क्षेत्र की बात की जाए, पैरा तीरंदाजी में हरविंदर सिंह का नाम आता है, याद रखिएगा। ये पद्मश्री पाने वाले पहले तीरंदाजी हैं, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बना क्वेश्चन और यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया। अब मेरे प्यारे साथियों, पद्मश्री के बारे में आप लोग को पता होगा कि इसका जो स्थापना हुआ था, ये 2 जनवरी 1954 को इसको स्थापित किया गया था। और यह पुरस्कार कला के क्षेत्र में दिया जाता है। पद्मश्री शिक्षा के, उद्योग के, साहित्य के, विज्ञान, अभिनय, चिकित्सा, समाज सेवा, सार्वजनिक मामले सहित कई गतिविधियों में मेरे प्यारे साथियों विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ योगदान जब देते हैं तो उसके लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाता है। और ये भारत सरकार के द्वारा मेरे प्यारे साथियों हर साल भारत सरकार के द्वारा भारत के गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इसको देने का काम किया जाता है, दिया जाता है।
इतना याद कीजिएगा। तो 2025 में कितने लोगों को पद्मश्री दिया गया? तो मेरे प्यारे साथियों 2025 की बात की जाए तो 113 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है, पद्मश्री मिला है। लेकिन वैसे पद्म पुरस्कार की बात की जाए कि पद्म पुरस्कार आखिर कितने लोगों को मिला है, तो पद्म पुरस्कार मेरे प्यारे साथियों टोटल 2025 में 139 लोगों को मिला है, लेकिन जिसमें आपको 7 पद्म विभूषण मिले हैं, 19 पद्म भूषण मिला है और 113 पद्म श्री मिला है। तो यही पद्म श्री वाला मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन पूछा था। और पैरा तीरंदाजी में तो हरविंदर सिंह का नाम याद रखिएगा। ऑप्शन आपके नहीं थे इसमें, हमें नहीं मिले हैं, लेकिन हरविंदर सिंह इसका राइट आंसर हो जाता। और टोटल पद्म श्री अगर क्वेश्चन पूछेगा कितने लोगों को मिला है तो 2025 में 113 लोगों को मिला है। लेकिन वैसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर मान लेते हैं कि पूछ दिया कि कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है, न तो पद्म श्री, न तो पद्म विभूषण और न ही पद्म भूषण की बात करेगा, तो 139 हो जाएगा, 139, जिसमें से आपको याद रखना क्या है, तो 7 लोगों को पद्म विभूषण और 19 लोगों को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्म श्री दिया गया। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया था, दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से 4 सहकारी बैंकों को विलय की मंजूरी दी है। यह प्रक्रिया किस अधिनियम के तहत पूरी की गई है? तो ऑप्शन में बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 था, जो कि इसका राइट आंसर हो जाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949। मेरे प्यारे साथियों, आखिर इस तरह से क्यों किए जाते हैं? तो देखिए, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 क्यों बनाया गया था? इसको इसलिए बनाया गया था कि भारत में सभी जो बैंक है, उसका नियंत्रण करने वाला एक कानून हो, ठीक है? और जिसका हेड कौन होता है? तो आरबीआई होता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, ठीक है? और यही जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाइसेंस देने का काम करता है और उनके प्रबंधन की निगरानी करता है, ठीक है? पूंजी की न्यूनतम आवश्यकता जो होती है उसको निर्धारित करता है, विलय और परिसमापन की ओर नियंत्रित करने का काम करता है। मेरे प्यारे साथियों, आरबीआई के हाथ में ही सारा चीज़ होता है। बैंकिंग नीतियों पर काम करना, निर्देश देना, ठीक है? ये सब उसी के अंडर में होता है और यही बैंकिंग विनिमय जो नीति बनाया गया 1949 में, मतलब इसी के नियंत्रण के लिए बनाया गया था। मतलब कि इसमें मुख्य उद्देश्य इसका था कि बैंकिंग क्षेत्र का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, यानी इसको सुनिश्चित करना और ग्राहकों की हितों की सुरक्षा करना, नहीं तो सब मनमानी करने लगते हैं, ठीक है? तो मेन मकसद यही था। खास करके मेरे प्यारे साथियों, अगर सहकारी बैंकों की बात की जाए, तो आरबीआई के पास 1965 में इस सहकारी बैंकों पर भी लागू करने वाला ये नियम बना दिया गया था। तो 1965 में सहकारी बैंकों पर भी इसके रूल्स काम करने लगे थे, ठीक है? उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था, देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, वर्ष 2025 में आयोजित अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया? तो 2025 में घोषित अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया? तो सुभाषी बोस इसका राइट आंसर याद रखिएगा। सुभाषी बोस इसका राइट आंसर याद रखिएगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था, एक क्वेश्चन आया था अप्रैल 2025 में 75 मीटर की बाधा पार करने वाले और 75.57 मीटर का नया डिस्कस थ्रो विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? तो माइकल्स अलेकेना याद रखिएगा, लुथियाना की रहने वाली हैं, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा, ठीक है? उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक क्वेश्चन आया था जून 2025 में आयोजित ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक हासिल किया और पदक तालिका में पहले स्थान पर यानी शीर्ष स्थान पे रहा? देखिए 2025 में मेरे प्यारे साथियों एक ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत ने मेरे प्यारे साथियों 16 पदक जीते थे और शीर्ष स्थान हासिल किया था, ठीक है? और इसमें अगर आपको टोटल अगर स्वर्ण पदक की बात की जाए, तो स्वर्ण टोटल 12 जीते गए थे, ठीक है? स्वर्ण कितने पदक थे? स्वर्ण में 12 पदक स्वर्ण के जीते गए थे, सिल्वर के 3 पदक थे और कांस्य यानी ब्रॉन्ज के 1 मेडल जीते गए थे। तो याद रखिएगा, ताइवान एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल 16 जो पदक है वो जीत करके हासिल करके शीर्ष स्थान पे हासिल, जिसमें ऑस्ट्रेलिया वगैरह था उससे आगे निकल गया, ठीक है? उसके बाद एक क्वेश्चन क्या मेरे प्यारे साथियों आया था, किस केंद्र शासित प्रदेश ने
सितंबर 2025 में प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउडिंग सीडिंग, यानी जो क्लाउडिंग सीडिंग का मतलब होता है कि जो कृत्रिम जो वर्षा होती है, आर्टिफिशियल जो रेन होता है, उसका परीक्षण करने की घोषणा किया है। तो देखिए दिल्ली सरकार ने इस तरह की घोषणा की थी, चूँकि दिल्ली में मेरे प्यारे साथियों पता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो पॉल्यूशन फैल चुका है, जिसके कारण दिल्ली सरकार की जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उनके द्वारा क्लाउड सीडिंग की व्यवस्था, यानी कृत्रिम आर्टिफिशियल जो पानी बरसता है उसको व्यवस्था की गई थी। और क्लाउड सीडिंग क्या होता है? देखिए क्लाउड सीडिंग मेरे प्यारे साथियों होता क्या है कि एक मौसम संशोधन एक तकनीक है। क्या है? क्लाउड सीडिंग का मतलब होता है कि एक मौसम बनाया जाता है आर्टिफिशियल यानी आदमी के द्वारा, जिसमें बादल में जो क्या-क्या मिले होते हैं, तो बादलों में सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है, सिल्वर आयोडाइड, नमक यानी सोडियम क्लोराइड को या ड्राई आइस जैसे छोटे कणों को हेलीकॉप्टर हो या किसी चीज़ से उसको छिड़काव किया जाता है बादलों में, ताकि पानी की बूंदें या बर्फ क्रिस्टल बन सके और बादल या वर्षा या बर्फबारी जो हो उसका मुख्य कारण होता है कि यही बारिश करवा देना, जिसके ये कहा मतलब इसका मुख्य उद्देश्य मेरे प्यारे साथियों आखिर क्यों किया जाता है? तो देखिए या तो सूखा कहीं पड़ गया हो, अकाल पड़ने की स्थिति हो, या सबसे ज़्यादा तो इसका इस्तेमाल अब कहाँ किया जाएगा? तो भैया जहाँ प्रदूषण ज़्यादा हो तो उसको प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया जाता है। आखिर इसको किसके साथ मिलकर के दिल्ली सरकार काम कर रही थी? तो देखिए दिल्ली में क्लाउड जो सीडिंग हुआ यानी जो आर्टिफिशियल रेन का जो कार्यक्रम किया गया, इसमें आईआईटी कानपुर का सहयोग रहा, ठीक है? और कुल 5 ट्रायल के लिए मेरे प्यारे साथियों दिल्ली सरकार ने 3.21 करोड़ का बजट पास किया था, ठीक है? जिसमें प्रत्येक ट्रायल का जो खर्चा आता लगभग 64 लाख रुपया आता, ठीक है? और लेकिन इसको फेल हो गया क्योंकि नमी की कमी थी और नमी की कमी के कारण इसका प्रयोग सफल नहीं हो पाया। तो याद रखिएगा आईआईटी कानपुर के सहयोग से इसको करवाया जा रहा था क्लाउड सीडिंग दिल्ली में, ठीक है? और टोटल कितने बजट इसमें थे तो 3.21 करोड़ बजट मेरे प्यारे साथियों इसको दिल्ली सरकार के द्वारा स्वीकृत किया गया था, ठीक है? लेकिन ये सफल नहीं हो सका क्योंकि नमी की कमी थी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया था अक्टूबर 2025 में गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध सामान्य केंद्र ने साइबर सुरक्षा के लिए किसे अपना नया नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो देखिए अक्टूबर 2025 की बात है। गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध को उसको मतलब साइबर सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाने के लिए नेशनल जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो रश्मिका मंदाना को बनाया गया है। याद रखिएगा रश्मिका मंदाना, ठीक है? उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था? एक क्वेश्चन आया था सितंबर 2025 में पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति जो पेश किया गया, तो नीति पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? ठीक है? एक बार फिर से देख लीजिए सितंबर 2025 में पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति पेश करने वाला भारत का पहला राज्य के बारे में पूछा था, तो मध्य प्रदेश इसको याद रखिएगा मध्य प्रदेश। आखिर मेरे प्यारे साथियों इसका उद्देश्य क्या होता है? तो मध्य प्रदेश जो है वो मेरे प्यारे साथियों मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है ऐसा जिसने एक समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटीज़ नीति को लॉन्च किया है। मतलब जीसीसी को लॉन्च किया है। जीसीसी का मतलब क्या? तो ग्लोबल, सी का मतलब कैपेबिलिटी और सी का मतलब सेंटर। जिसका मेन मकसद मेरे प्यारे साथियों मेन मकसद है कि वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करना, ठीक है? और राज्य को तकनीकी हब के रूप में स्थापित करना इसका मेन मकसद है, मेन उद्देश्य है। ठीक है? एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया था? जुलाई 2025 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाली प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो किस द्वीप से किया गया? तो देखिए अब्दुल कलाम द्वीप से मेरे प्यारे साथियों किया गया था। डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाले एक प्रबल प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया है। मिसाइल का नाम क्या था? प्रलय, जिसको अब्दुल कलाम द्वीप से मेरे प्यारे साथियों उसको प्रक्षेपित किया गया। पहले आप लोग बताइए कि अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम क्या था? पहले इसका नाम क्या था? तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। इसका पुराना नाम मेरे प्यारे साथियों व्हीलर द्वीप था। क्या था? व्हीलर द्वीप था, ठीक है? और ये कहाँ में है मेरे प्यारे साथियों? तो उड़ीसा राज्य के तट पर बंगाल की खाड़ी के पास आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के तट पर देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था? एक क्वेश्चन आया था राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ दोहरी मापदंड छोड़ने का आह्वान किया और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की जानकारी साझा की?
तो देखिए आखिर कहाँ पे इस तरह के बात को उठाया गया? अजीत डोभाल जी के द्वारा। तो देखिए संघाई संघाई सहयोग संगठन की सुरक्षा परिषद की मीटिंग हो रही थी, बैठक हो रही थी। वहाँ पे अजीत डोभाल जी के द्वारा आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद के पक्ष में ना बातें करने के लिए संघाई सहयोग संगठन की सुरक्षा परिषद में जो बैठक हो रही थी, वहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बताया और आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई करनी है उसके बारे में भी बताया। मेन मकसद मेरे प्यारे साथियों संघाई सहयोग संगठन का क्या रहा? तो क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका मेन मकसद था और आतंकवाद, उग्रवाद से लड़ना मेन मकसद था। आखिर संघाई सहयोग संगठन का स्थापना कब किया गया था? तो देखिए इसका स्थापना 2001 में किया गया था। कब किया गया था? तो 2001 में किया गया था। चीन ने रसिया था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ता ता तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसे देशों ने मिलकर इसको संघाई 5 के नाम से इसका विस्तार किया था। ठीक है, बाद में देश जुड़ते गए हैं इसको सहयोग करने के लिए। तो 2001 में संघाई सहयोग का इसका गठन किया गया, जिसमें चाइना और रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल थे। संघाई 5 के रूप में इसका विस्तार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आया था, मनुष्य में बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है, या किसके गुणसूत्र जो हैं वो निर्धारित करते हैं कि बच्चा लड़का होगा या लड़की? तो ये ऑप्शन में था पिता के गुणसूत्र और यही राइट आंसर हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोगों को पता है कि मनुष्य में बच्चों का जो लिंग निर्धारण होता है वो पिता के शुक्राणु में मौजूद जो एक्स होता है, ठीक है, या वाई गुणसूत्र होता है। 2 ही गुणसूत्र होते हैं, यानी पिता में कितने गुणसूत्र? 2 होंगे, या तो एक्स होंगे या वाई, ठीक है, एक्स और वाई 2 होते हैं, ठीक है। और वहीं पे माता में एक्स एक्स ही होता है, ठीक है, महिला में एक्स एक्स ही गुणसूत्र होता है और पुरुष में एक्स वाई होता है। वहीं अगर पुरुष का एक्स और मादा का भी एक्स, क्योंकि उसमें एक्स ही रहता है, दोनों शुक्राणु मिलेगा तो लड़की का जन्म होगा। वहीं पे मेरे प्यारे साथियों अगर मादा का वाई गुणसूत्र और लड़की का एक्स गुणसूत्र मिलेगा तो लड़का जन्म लेगा, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो पिता का यहाँ पे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था 2025 में एटीपी मास्टर्स 1000 मैच जीतने वाले इतिहास के सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो देखिए रोहन बोपन्ना का नाम याद रखिएगा कि सबसे एटीपी में 1000 मैच जीतने वाले इतिहास के सबसे उम्र दराज जो खिलाड़ी बने हैं भारत के, रोहन बोपन्ना बने हैं। मेरे प्यारे साथियों 45 वर्ष की उम्र में मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 में बेन सेल्टन के साथ मिलकर के ये मैच को हासिल किया, ठीक है। अब आपसे पूछ देगा कि रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? तो मेरे प्यारे साथियों भारत के हैं रोहन बोपन्ना और इनका संबंध टेनिस से है। इनका संबंध किससे है? तो टेनिस से, याद रखिएगा रोहन बोपन्ना का संबंध टेनिस से है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया था उत्तल दर्पण में यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद किरण कहाँ से गुजरेगी? तो देखिए मुख्य फोकस से होकर गुजरती है मेरे प्यारे साथियों। उत्तल दर्पण की बात की जाए तो यदि कोई प्रकाश की किरण जो होगी वो मुख्य अक्ष के समानांतर अगर आ रही होगी तो परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में जो रिपोर्ट जारी किया गया उसमें भारत का रैंक क्या रहा? तो देखिए टोटल 193 देशों में भारत का जो रैंक रहा वो 130वां रहा। कितना रहा? 130वां रहा। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसको जारी किया गया मानव विकास सूचकांक 2025 को, जिसमें टोटल मेरे प्यारे साथियों 193 देशों को शामिल किया गया था और भारत का रैंक उसमें 130 नंबर पे आया, यानी 130 नंबर पे आया है। आखिर मानव विकास सूचकांक मेरे प्यारे साथियों जारी करने का उद्देश्य क्या रहता है? तो देखिए मानव विकास सूचकांक इसलिए जारी किया जाता है ताकि देशों के विकास को केवल आर्थिक वृद्धि से नहीं नापा जा सके, यानी केवल जीडीपी से नहीं नापा जा सके, बल्कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, आय हो गया, ये सब चीज़ों के आधार पर भी मापा जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार को बेहतर नीतियाँ बनाने में काम आएगा, विकास के अंतराल की पहचान करने में, मानव कल्याण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगा। तो इस साल जो भारत का स्कोर रहा, हालाँकि 2023 के आंकड़ों के आधार पे भारत का स्कोर रहा, वो 0.685 रहा, जो कि 2022 में मेरे प्यारे साथियों 0.67 से बढ़ गया है, ठीक है। श्रेणी अगर पूछा जाए कि मानव विकास सूचकांक में, तो देखिए मध्यम श्रेणी का मेरे प्यारे साथियों इसका आंकड़ा रहा है।
जो पहले स्थान पे रहे हैं वो आइसलैंड रहा है। कौन रहा है? आइसलैंड रहा है। दूसरे स्थान का नाम नॉर्वे को याद रखिएगा और तीसरे का नाम स्विट्ज़रलैंड याद रखिएगा। मानव विकास सूचकांक में पहले आइसलैंड का नाम आएगा, उसके बाद दूसरा नॉर्वे का, तीसरा स्विट्ज़रलैंड का। मेरे प्यारे साथियों, अगर मानव विकास सूचकांक की बात की जाए तो भारत के पड़ोसी देश की तुलना में जो भारत से ऊपर कौन-कौन है? तो भारत से ऊपर चाइना हो गया, जो 75वां नंबर पे है। श्रीलंका भी हम लोगों से ऊपर है और भूटान भी हम लोगों से ऊपर है। भारत के बराबर मेरे प्यारे साथियों बांग्लादेश है। मानव विकास सूचकांक में भारत के बराबर कौन-सा देश है? तो बांग्लादेश है। उसका भी अंक जो हासिल हुआ है, वो भी मेरे प्यारे साथियों 130वां नंबर पे है। ठीक है? याद रखिएगा। उसमें उससे अगर आपको पता होना चाहिए कि भारत से नीचे कौन-कौन से देश हैं। तो देखिए, भारत से नीचे मेरे प्यारे साथियों नेपाल भारत से नीचे हो गया, म्यांमार भारत से नीचे हो गया, जो कि 149वां नंबर पे है और पाकिस्तान 168वां नंबर पे है। तो देख सकते हैं कि भारत से नीचे और भारत से ऊपर और भारत के बराबर कौन-कौन से देश जो हैं अपने पड़ोसी, जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जितने भी क्वेश्चंस थे तो 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स क्वेश्चंस थे। अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख जाइएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।